हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नए आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति जिसे 1991 में अपनाया गया था। क्यों इसे 1991 में अपनाई गई नीति को क्यों हमने एक नई आर्थिक नीति का नाम दिया? उसकी वजह ये थी कि 1991 से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी दिशा सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार की तरफ ज़्यादा थी और स्वतंत्रता के बाद ये माना गया कि सार्वजनिक क्षेत्र को विकसित करके सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को बढ़ा करके ही आर्थिक विकास किया जा सकता है। तो उसका परिणाम ये हुआ कि हम ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण उद्योग थे उनको सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में ही उत्पादन किया जाता था, ज़्यादा जोर उसी पर दिया गया। निजी क्षेत्र के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगी हुई थी। उसका परिणाम ये हुआ कि जो सरकार थी, सरकार के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन था वो बढ़ता चला गया इन सभी उद्योगों को चलाने की वजह से। और साथ के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की जो परफॉर्मेंस थी, जो उनकी कार्य प्रणाली थी, जो उनकी कार्यक्षमता थी, वो भी खराब होती चली गई, जिसकी वजह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो फिर ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमें अपनी इस नीति में कुछ तो बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सार्वजनिक क्षेत्र की तरफ ज़्यादा जा रहे थे तो उससे हमारा बर्डन बढ़ रहा था। तो ये लगा कि कुछ ना कुछ आर्थिक सुधार करने की ज़रूरत है। तो इसलिए 1991 के अंदर आर्थिक सुधार किए गए। वो आर्थिक सुधार क्या थे और आर्थिक सुधार कहाँ किए गया, क्यों करने पड़े? क्योंकि बहुत सारे कारण थे। इसकी पृष्ठभूमि एक बहुत व्यापक है जिसकी वजह से हमें आर्थिक सुधारों को अपनाना पड़ा। तो सी रंगराजन जो गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, उनका ये कहना है कि आर्थिक सुधार वो सभी नीति में किए गए वो सभी बदलाव, वो सभी उपाय हैं जो कि 1991 के बाद से हमने किए। क्यों किए, किस उद्देश्य से किए? जिनका मुख्य उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा प्रतियोगिताशील बनाना, ताकि वो उसकी प्रतियोगिता क्षमता बढ़ सके, उसको और ज़्यादा उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और उसकी एफिशिएंसी, कुशलता को बढ़ाना, कार्यकुशलता को बढ़ाना। तो इसको इस तरीके से परिभाषित किया गया कि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतियोगिता क्षमता, उत्पादन क्षमता और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए आर्थिक नीति में जो परिवर्तन किए गए, उन परिवर्तनों को, उन उपायों को ही नए आर्थिक सुधारों का नाम दिया गया। तो हमें ज़रूरत क्यों पड़ी आर्थिक सुधार करने की? इसका सबसे पहला कारण ये है कि जो राजकोषीय घाटा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था 1991 में। अब हमें राजकोषीय घाटे को पहले समझना होगा कि राजकोषीय घाटा होता क्या है। सरकार के बजट में दो चीज़ें होती हैं, किसी के भी बजट में दो चीज़ें होती हैं। एक होती है प्राप्तियां यानी कि आय, और एक होते हैं भुगतान यानी कि हमारे खर्चे। जब सरकार की आय उसके खर्चों से कम पड़ जाती है, मतलब कि खर्चे ज़्यादा हो गए और आय उसकी तुलना में कम है, तो उस स्थिति को कहा जाता है राजकोषीय घाटा। हालांकि ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, थोड़ी और चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं, पर अगर हम बिल्कुल साधारण शब्दों में समझें तो जब सरकार की आय उसके खर्चों से कम होती है तो उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। और ये राजकोषीय घाटा सरकार का लगातार बढ़ता जा रहा था। जहां 1981-82 के अंदर राजकोषीय घाटा हमारी कुल जीडीपी का 5.4% था, वो 1990-91 में बढ़ कर के जीडीपी का 8.4% हो गया। तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और जो सरकार के खर्चे थे, सरकार जितना कुल मिलाकर जितना बजट सरकार का था, जो खर्च करती थी सरकार, उन खर्चों में 1980-81 में उन खर्चों के अंदर 10%, जो 10% सरकार के खर्चे थे वो केवल सरकार के ऋणों का ब्याज चुकाने के लिए ही
करने पड़ते थे। यानी सरकार ने जब घाटा होगा, सरकार को राजकोषीय घाटा होगा, तो उस घाटे को पूरे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे ऋण लेना पड़ेगा। ये एक बिल्कुल साधारण सी बात है। एक आम व्यक्ति के बजट में और सरकार के बजट में फ़र्क होता है। एक आम व्यक्ति जब बजट बनाता है तो वो पहले अपनी आय देखता है और उसके हिसाब से अपने खर्चे प्लान करता है, लेकिन सरकार के बजट में उल्टा होता है। सरकार पहले अपने खर्चे देखती है कि उसे कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी मात्रा में खर्च करने की ज़रूरत है किसी सेट टारगेट को, किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, और फिर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार उस जो खर्चा उसने प्लान किया उसके लिए फिर वो ढूंढती है कि रिसोर्सेज उसे आय कहाँ से प्राप्त होंगे। तो खर्चे तो पहले से ही प्लान हो चुके होते हैं कि ये करने हैं, तो खर्चे तो उतने कर रही हैं, आय कम रहेगी, तो फिर सरकार को क्या करना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। उन ऋणों के ऊपर सरकार को ब्याज चुकता करना पड़ता है, और वो ब्याज 1990 80-81 के अंदर जहाँ हमारी जो सरकार का बजट था, मतलब जो सरकार के खर्चे थे, उन खर्चों में 10% सिर्फ सरकार के ऋणों के ब्याज का भुगतान करने के लिए जाते थे। और ये 1991 में बढ़ करके बहुत ड्रास्टिकली इतने बढ़ गए कि 1991 में सरकार जितना कुल व्यय कर रही थी उसका 36.4% सिर्फ और सिर्फ ऋणों के ब्याज का भुगतान करने में जा रहा था। मतलब ऋण भी चुकता नहीं हो रहे थे, सिर्फ ऋणों का ब्याज ही चुकता हो रहा था। तो सरकार इतने बड़े फिस्कल क्राइसिस के अंदर उस समय थी 90-91। इसकी वजह से अब ये जो फिस्कल क्राइसिस थे, जहां हमारे खर्चों का 36.4% सिर्फ ऋणों के ऊपर ब्याज का भुगतान करने में ही जा रहा है, ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जैसे IMF है या वर्ल्ड बैंक है, उनका विश्वास भारतीय अर्थव्यवस्था में से खत्म हो रहा था। तो एक तो ये कारण था कि जब इस तरह की स्थिति आ गई कि जो अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जिनसे हम सहायता ले सकते थे, उनका हमारे में विश्वास ही नहीं था, वो हमारी सहायता करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें हमारी हालत नहीं लग रही थी कि वो सहायता करने लायक है कि अगर वो हम उनसे ऋण लेंगे तो उन ऋणों को कभी चुकता भी कर पाएंगे। उन्हें हमारी ऐसी हालत नहीं लग रही थी। तो ज़रूरत महसूस हुई कि फिर हमें अपनी पॉलिसी के अंदर कुछ तो बदलाव करने होंगे, और वो बदलाव फिर नए आर्थिक सुधारों के रूप में हमारे सामने आए। दूसरा जो बड़ा कारण था आर्थिक सुधारों को अपनाने का, वो था इंक्रीज़ इन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो हमारी भुगतान शेष है वो भी लगातार हमारे प्रतिकूल था। प्रतिकूल का मतलब क्या है कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर, चालू खाते के अंदर हमारी आती हैं दृश्य और अदृश्य मदें, यानी गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारी जो कैपिटल ट्रांजैक्शंस हैं, ऋण लिया हमने या ऋण दिया या हमारे देश में विदेशी निवेश आया, इस तरह की चीज़ें वहाँ ली जाती हैं। तो मेन जो देखा जाता है कि घाटा है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर या फिर सरप्लस है, वो देखा जाता है करंट अकाउंट से। तो भारत के करंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में घाटा था, वो हमारे प्रतिकूल था। और प्रतिकूल भी इस तरीके से कि अब ये समझिए कि प्रतिकूल क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रतिकूल होने का मतलब क्या होता है कि जब हमारी विदेशों को देनदारियां ज़्यादा हैं, हमने जो आयात की हैं उसके बदले में हमें विदेशी मुद्रा का भुगतान ज़्यादा करना है, जबकि जो हमने निर्यात किए हैं उनके बदले में जो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी यानी विदेशी विनिमय प्राप्त होगा वो कम है। मतलब निर्यातों से प्राप्त होने वाले विदेशी विनिमय से हम अपने आयातों का बिल भुगतान नहीं कर पाते, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट, घाटा। और ये भी लगातार बढ़ रहा था। 1980-81 में जहां बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमारा घाटा था 2214 करोड़ रुपए का, वो 10 सालों के अंदर ही 1990-91 में बढ़ कर के हो गया 17,367 करोड़ रुपए का। अब ये भी एक बड़ी वजह बनी कि जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट थी उसमें क्राइसिस चल रहे थे, जिसकी वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सुधार करने की ज़रूरत महसूस हुई कि हमें अपनी पॉलिसी के अंदर, अपनी नीति के अंदर कुछ ना कुछ सुधार ज़रूर करना पड़ेगा। तीसरा जो बड़ा कारण था वो था फॉल इन द
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं कि हमारे पास विदेशी विनिमय का भंडार कितना है, यानी कि हमारे पास विदेशी मुद्रा, विदेशी जो करेंसी है विनिमय, वो कितना हमारे पास है। अब होगा कैसे हमारे पास, क्योंकि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर तो लगातार घाटा चल रहा है, हमें विदेशी विनिमय प्राप्त कहाँ से होगा, हम निर्यात करेंगे वहीं से तो प्राप्त होगा, और निर्यात से तो हमें इतना प्राप्त हो ही नहीं रहा था कि हम अपने आयात भी कर पाते। तो इस वजह से जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स थे वो लगातार घटते जा रहे थे, और 1990-91 के अंदर हमारे पास केवल इतने ही विदेशी मुद्रा, विदेशी विनिमय के भंडार थे जिनसे हम केवल 10 दिनों के आयातों का बिल ही भुगतान कर सकते थे, जिसकी वजह से हमें फिर 1990-91 में बहुत बड़ी मात्रा में अपना जो सोना था उसे गिरवी रखने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो ये भी एक पृष्ठभूमि तैयार हुई यहाँ से भी नए आर्थिक सुधारों की। चौथा जो कारण था वो था राइज इन प्राइसेस। उस समय इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा थी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर, कीमतें लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, और 1990-91 के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट थी वो 10.3% थी, और 10.3% की जो कीमतों में वृद्धि दर है ये बहुत ज़्यादा मानी जाती है। अब इसकी वजह से भी भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो लगातार कमज़ोर होती जा रही थी। पांचवा जो बड़ा कारण था नए आर्थिक सुधारों को अपनाने का वो था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्यम थे उनकी जो परफॉर्मेंस थी, उनकी जो कह लीजिए कि कार्यप्रणाली थी वो लगातार ख़राब होती जा रही थी। अब 1991 से पहले हमने ज़्यादा जोर किस चीज़ पर दिया, सार्वजनिक क्षेत्र को विकसित करने के ऊपर दिया, और हमने ये मान करके चले कि सार्वजनिक क्षेत्र ही हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे लेकर के जाएगा या हमें डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे लेकर के जाएगा। लेकिन उस क्षेत्र के अंदर जो उद्योग, जो उद्यम थे, सार्वजनिक उद्यम थे, उनकी परफॉर्मेंस, उनका काम लगातार ख़राब हो रहा था। मतलब लगातार वो लॉसेस जनरेट कर रहे थे। वहाँ पर सरकार के सिर्फ खर्चे हो रहे थे, यानी एक्सपेंडिचर ही एक्सपेंडिचर जा रहा था, पर वहाँ से कोई रेवेन्यू सरकार को नहीं मिल रहा था। इस वजह से जिन उद्यमों को सरकार ने सोचा कि वो सरकार के कमाऊ पूत बनेंगे, यानी कि वो सरकार को कुछ कमा करके देंगे, वो सभी के सभी सरकार के लिए सिर्फ़ और सिर्फ क्या बन चुके थे, लायबिलिटी बन चुके थे, सरकार की एक जिम्मेदारी बन चुके थे। वहाँ पर सरकार सिर्फ खर्च कर रही थी, वहाँ से रेवेन्यू सरकार को नहीं मिल रहा था। तो ये कारण थे जिनकी वजह से नए आर्थिक सुधारों को अपनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इस तरह की जो हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई थी उसके लिए हमें अपनी आर्थिक नीति के अंदर परिवर्तन करने की ज़रूरत थी। और वो परिवर्तन हमारे पास सामने आए दो तरह के रिफॉर्म्स में। तो इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर जो रिफॉर्म्स किए गए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया। एक थी स्ट्रक्चरल पॉलिसीज़। जो स्ट्रक्चरल पॉलिसी है यानी संरचनात्मक जो नीतिगत परिवर्तन किए गए थे नए आर्थिक सुधारों में, वो संबंधित थे सप्लाई साइड से। मतलब जो पूर्ति पक्ष था, जहाँ से अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन और जो पूर्ति पक्ष है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, उसको वेल परफॉर्मिंग बनाने के लिए वो परिवर्तन किए गए थे। जिनमें बड़े परिवर्तन क्या हुए, एक तो हमने अपनी औद्योगिक नीति को बदला, दूसरा हमारी जो विदेशी व्यापार की नीति थी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हमने उसमें बदलाव किया, तीसरा हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर बदलाव किया। जनरली हम यही पढ़ते हैं, यही समझाते हैं कि नए आर्थिक सुधार का मतलब है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीन बड़े चेंजेस थे। लेकिन सिर्फ यही तीन चेंजेस नहीं थे नए आर्थिक सुधारों के अंदर, ये वो चेंज थे जो हाईलाइट हो गए, जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, हाईलाइट हो गए ये। लेकिन बेसिकली
जो आर्थिक नीति थी 1991 में जो परिवर्तन किए गए, उसमें दो तरफ से जो पॉलिसी थी उसके अंदर परिवर्तन करने की कोशिश की गई। वो दोनों साइड क्या थी, डिमांड साइड को भी हमें बेहतर करना होगा, यानी मांग पक्ष को भी सुदृढ़ बनाना होगा और पूर्ति पक्ष को भी सुदृढ़ बनाना होगा। तो मांग पक्ष को सुदृढ़ बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था के पूर्ति पक्ष को सुदृढ़ बनाने के लिए, डिमांड साइड को बेहतर करने के लिए, वहाँ पर सुधार करने के लिए जो पॉलिसीज़ अपनाई गई वो थी स्ट्रक्चरल पॉलिसीज़, जिसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमने बदलाव किया और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमारी आई लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और दूसरा था कि हमने अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो हमारी विदेशी व्यापार नीति थी, उसके अंदर बदलाव किया हमने। तीसरा हमने बदलाव किया जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पॉलिसी थी, यानी कि विदेशी निवेश से संबंधित नीति थी, उसके अंदर बदलाव किया। तो ये स्ट्रक्चरल पॉलिसीज़ थी। फिर दूसरी जो पॉलिसीज़ थी वो थी डिमांड साइड, यानी कि मांग पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए, मांग पक्ष में सुधार करने के लिए उससे संबंधित थी। और वो पॉलिसीज़ हमारी थी मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। इसको हमें बेहतर करना था, इसमें सुधार करने थे ताकि हमारा जो मांग पक्ष है वो भी सुदृढ़ हो सके। क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था के अंदर अगर हम सिर्फ एक पक्ष को, अगर पूर्ति पक्ष को देख करके चलते हैं, उसे मजबूत करते हैं और मांग नहीं है तो पूर्ति होती रहेगी, मांग होगी नहीं तो अल्टीमेटली पूर्ति भी बाद में कम होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से अगर मांग होगी, पूर्ति पक्ष की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उस मांग की वजह से कीमतें बढ़ती रहेंगी, तो उसकी वजह से भी अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब होगी। इसलिए दोनों ही पक्षों को बेहतर करने की ज़रूरत थी, जो कि नए आर्थिक सुधारों के अंदर किया गया। जो मेन पॉलिसी चेंजेस थे जिनके बारे में हम कहते हैं, जिनके रूप में हमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है नए आर्थिक सुधारों को, वो थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि जो अन्य आर्थिक सुधार थे उनको भी कहीं ना कहीं इन्हीं कैटेगरीज़ के अंदर डाल दिया गया था। जैसे बैंकिंग से संबंधित जो सुधार थे वो हमारी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के अंदर आते हैं कि हमने जो आरबीआई था उसके रोल को भी हमने थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की, इस तरह की चीज़ें। तो आज हम इसमें पहला जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, वो है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब कि उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि उदारवादी नीति। जब 1991 से पहले जो नीति थी वो थी रिस्ट्रिक्टेड, कंट्रोल। हमारा पूरा फोकस किस चीज़ के ऊपर था, सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर था। तो और जो प्राइवेट सेक्टर था भी, तो वो भी सरकार के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल में ही था। चाहे डायरेक्टली सरकार उनके लिए लाइसेंस देती थी या इनडायरेक्टली वहाँ पर प्राइसेस को कंट्रोल करती थी, या फिर सप्लाईज़ को कंट्रोल करती थी, या फिर इन्वेस्टमेंट कि कितनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती थी। तो अल्टीमेटली जो प्राइवेट सेक्टर था भी वो अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर ही था। तो लिबरलाइजेशन में क्या किया गया, ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी, ये जो सभी प्रकार की जो नियंत्रण थे किसी भी क्षेत्र से संबंधित, उन नियंत्रणों को कम किया जाए, नीति को उदारवादी बनाया जाए ताकि निजी क्षेत्र की भागीदारी अर्थव्यवस्था के विकास के अंदर बढ़ सके। तो क्या कुछ पॉलिसीज़, क्या कुछ स्टेप्स उठाए गए थे। लिबरलाइजेशन के पीछे का जो मोटिव था, जो उसके पीछे जो चीज़ काम कर रही थी कि क्यों लिबरलाइजेशन की ज़रूरत थी, वो ये था कि ये माना गया कि अगर मार्केट को इसका रोल प्ले करने दिया जाए, कि मार्केट पर अगर कुछ चीज़ों को मार्केट पर छोड़ दिया जाए और मार्केट अपना रोल प्ले करे, तो उससे एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, उससे कार्यकुशलता, उससे दक्षता बढ़ती है। तो ये अजम्पशन पर चल करके लिबरलाइजेशन को अपनाया गया था। तो क्या कुछ किया गया लिबरलाइजेशन में, सबसे पहली बात कि लाइसेंसिंग को लिबरल कर दिया गया, कि जिन जिन उद्योगों के लिए हमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी, निजी क्षेत्र को जिन जिन उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी, उसे कम कर दिया गया। लाइसेंस के जिनके लिए लाइसेंस लेना भी है उनको भी लिबरल कर दिया गया, आसान बना दिया गया, उसको सरल कर दिया गया। पहले ये प्रक्रिया बहुत जटिल थी,
तो लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को भी सरल किया गया, साथ के साथ लाइसेंस के लिए जिन उद्योगों को रिस्ट्रिक्ट किया गया था, जिनको मतलब कि आरक्षित किया गया था कि इनके लिए लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, उनकी संख्या भी घटा दी गई और 2006 के अंदर केवल 5 ही ऐसे उद्योग छोड़े गए जिनके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। वो 5 उद्योग थे: लिकर यानी कि शराब, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट यानी युद्ध से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं वो, और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव यानी उद्योगों के अंदर जिस भी तरह के विस्फोटक पदार्थों का निर्माण होता है उनके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और 5वां डेंजरस केमिकल्स, जो खतरनाक केमिकल हैं उनसे संबंधित अगर कोई उद्योग है तो उसके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी सरकार से। इसके अलावा जो मोनोपोलीज एक्ट था उसको भी रिलैक्स कर दिया गया, पहले रिलैक्स किया गया और अल्टीमेटली उसको अबॉलिश कर दिया गया, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया गया था, उसको विड्रॉ कर लिया गया था। जो मोनोपोलीज एक्ट था MRTP, उसके अंतर्गत अगर कोई उद्योग की जो इन्वेस्टमेंट की सीमा है, जो उसके एसेट्स की सीमा है, वो अगर 100 करोड़ तक पहुंच गई है तो उसे MRTP घोषित कर दिया जाता था कि इसके पास ये मोनोपोली की सिचुएशन में आ गया, तो उसको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगा दी जाती थी। ये रिस्ट्रिक्शंस लगाने की वजह ये थी कि भाई कोई भी निजी क्षेत्र का कोई भी उद्योग ऐसा ना हो जो किसी एकाधिकार जैसी स्थिति में पहुंच जाए और एकाधिकार शक्तियों का गलत प्रयोग करके अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ इस तरह की गतिविधियां करे जिससे कि अर्थव्यवस्था में लोगों को नुकसान पहुंचे। तो उस एक्ट को 2002 के अंदर उसे ख़त्म कर दिया गया था। क्यों ख़त्म किया गया? क्योंकि इससे इस एक्ट की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस थे उनके अंदर इंसेंटिव घटने लग गया था। इंसेंटिव नहीं था आगे बढ़ने का कि वो अपनी जो कैपिटल है उसे और इंक्रीज़ करें, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, अपने जो प्रोडक्शन का जो एरिया है उसे और बढ़ाएं, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करें, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने का फ़ायदा उठा सकें। तो ये सभी इंसेंटिव्स ख़त्म हो गए थे, ये सभी इंसेंटिव नहीं थे प्राइवेट सेक्टर के पास। इसलिए क्या किया गया, इस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया ताकि जो निजी क्षेत्र है उसके पास ये एक प्रेरणा रहे कि वो अपनी पूंजी को, अपने उद्योग को और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करके ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसे 2002 के अंदर ख़त्म कर दिया गया था कम्प्लीटली। पहले इसमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई थी 1991 में, और 2002 में इसको कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया गया था। और उसकी जगह पर जो एक्ट नया शुरू किया गया था वो था लिबरल कंपटीशन एक्ट 2002। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको उनके विस्तार के लिए और प्रोडक्शन के लिए भी जो रिस्ट्रिक्शंस थी, उससे पहले क्या था कि एक लिमिट से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते थे उद्योग, और अगर करना है तो उसके लिए सरकार से परमिशन लेनी होती थी या सरकार को इंटीमेट करना होता था, बताना होता था, अप्रूवल लेना होता था। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। जो निजी क्षेत्र है वो खुल करके अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे, वो अपने उसको आगे नहीं बढ़ा पाते थे। तो वो हटाने की वजह से अब जो निजी क्षेत्र में उद्योग थे वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे। इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, और क्या सुधार किए गए इसके अंदर कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी यानी लघु पैमाने के जो उद्योग होते हैं, लघु उद्योग, उनकी एक श्रेणी बनाई गई थी। लघु उद्योगों की श्रेणी बनाने का मकसद ये था कि कुछ ऐसे उद्योग हों जिनको लघु क्षेत्र के अंदर रखा जाए, ताकि क्योंकि जो लघु क्षेत्र के उद्योग होते हैं वो कम पूंजी से प्रोडक्शन करते हैं, मशीनरी का प्रयोग कम करते हैं, लेबर का प्रयोग ज़्यादा होता है और उनके पास कैपिटल कम होती है, जो उनकी वर्किंग कैपिटल है वो कम होती है, कम पैसा होता है। तो उनको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते थे टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन के, या कुछ और सब्सिडीज़ दी जाती थी मशीनरी वगैरह पर। तो इसलिए उनकी एक अलग कैटेगरी बनाई गई थी। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी, इसकी जो कैपिटल लिमिट थी, उसको इंक्रीज़ कर दिया गया था लिबरलाइजेशन पॉलिसी के तहत, और इसे 25 लाख से बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया था। इसके अलावा जो 5वां उदारीकरण में जो सुधार किया गया था वो था फेरा को लेकर के। फेरा क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी विनिमय के ट्रांजैक्शन को लेकर के, उसके लेन देन को लेकर के, उसके व्यापार को लेकर के उसको नियंत्रित करने के लिए एक ये एक्ट बनाया गया था कि जिसमें
फ़ॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगी, गवर्नमेंट के परमिशन से होंगी। लेकिन इस एक्ट को भी क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, बल्कि इसको रिप्लेस कर दिया गया। इसे रिप्लेस किया गया FEMA से, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये जो एक्ट था ये बल्कि फ़ॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस थी उनको मोटिवेट करने के लिए बनाया गया, उसको और बेहतर करने के लिए, ताकि एक इंसेंटिव रहे कि इसके अंदर भी ट्रांजैक्शन हो। तो अब इस समय इंडिया के अंदर लोग, ज़रूरी नहीं है कि फ़ॉरेन करेंसी किसी के पास तभी होगी जब वो निर्यात कर रहा हो। तो फ़ॉरेन करेंसी के अंदर एट प्रेजेंट हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं कि हमें लगता है कि इस समय डॉलर के प्राइस या पाउंड के प्राइस कम है तो हम डॉलर या पाउंड को ख़रीद लें, और जब हमें लगे कि इसके प्राइस बढ़ गए तो हम उसको बेच दें। तो ये सीधा सिर्फ क्या है कि व्यापार है फ़ॉरेन करेंसी के अंदर, कि हम उसको ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, बिना किसी ऐसे उसके कि भाई हमें कोई व्यापार करना है तभी हम उसको लेंगे, हमें कोई आयात निर्यात करना है तभी हमें ज़रूरत है, या कहीं हमें बाहर जाना है तभी ज़रूरत है। नो, अब हम सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पस से ख़रीदा बेचा, तो प्रॉफिट कमाने के लिए अब हम विदेशी करेंसीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फेरा को FEMA से रिप्लेस कर दिया गया था 1999 के अंदर। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर के जो लिबरल किया गया था, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो रिस्ट्रिक्शंस थी, चाहे वो हमें क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हो, हमने कोटा लगा रखा हो, या हमें कस्टम ड्यूटीज़ लगाते हैं या टैरिफ वगैरह थे, इन सब के अंदर इनको रिलैक्स किया गया, इनको लिबरल किया गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी उनको कम किया गया, इसको ईजी बनाया गया ताकि रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी वगैरह आसानी से इंपोर्ट की जा सके। टैक्सेशन पॉलिसी को लिबरल किया गया, मतलब कि 1991 से पहले इंडिया के अंदर जो टैक्स रेट्स थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो उन टैक्स रेट्स के बहुत ज़्यादा होने का एक इंसेंटिव था उत्पादकों के लिए, जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए एक डिसइंसेंटिव था, उसके लिए एक प्रेरणा की कमी थी। वो क्यों थी? क्योंकि जब एक व्यक्ति को ये लगता है कि वो जितनी भी प्रोडक्शन करेगा, जितनी भी इनकम अर्न करेगा, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसे टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, तो उसकी आगे बढ़ने की जो एक इच्छा होती है, एक जो प्रेरणा होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है, और उसकी वजह से टैक्स चोरी भी ज़्यादा होती है। एक थ्योरी है जिसके अनुसार ये कहा गया है कि अगर टैक्स रेट को कम रखा जाए और बेस को बढ़ाया जाए, यानी कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स को इंक्रीज़ किया जाए, कि हमें अगर टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना है तो हमें नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स को इंक्रीज़ करना चाहिए, यानी कि जो टैक्स पे करने वाली जो पॉपुलेशन है उसके परसेंटेज को बढ़ाना चाहिए, जबकि जो रेट ऑफ टैक्स है उसको कम करना चाहिए। इससे जो टैक्स रेवेन्यू है वो बढ़ता है। तो इसी पॉलिसी को सोच करके टैक्स के अंदर टैक्सेशन पॉलिसी को लिबरल किया गया और काफ़ी हद तक टैक्सेस को कम किया गया, कस्टम ड्यूटीज़ को कम किया गया, इसके अलावा और भी जो टैक्सेस थे उनको कम किया गया। GST ये अब हमारे मतलब सेकंड स्टेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा जाता है इंडिया के अंदर, जिसमें हमने GST को इम्प्लीमेंट किया और बहुत सारी चीज़ें की हैं अर्थव्यवस्था के अंदर अभी 2015-16 से लेकर के अब तक। लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, जो पूंजी बाज़ार था उसको भी हमने उदारवादी किया, उसको भी लिबरल किया। उसमें यह है कि पहले जो भी भारतीय कंपनियां थी वो विदेशों से फ़ंड्स रेज़ नहीं कर पाती थी, या उनको फ़ंड्स रेज़ करने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो उस रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया कि अब जो भारतीय कंपनियां हैं वो विदेशों से भी फ़ंड्स रेज कर सकती है, वहाँ से भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करवा सकती हैं, अपने उसमें शेयर्स को बेच सकती हैं विदेशों के अंदर। इसके अलावा पहले सिर्फ जो बड़ी कंपनियां होती थी जो वही केवल मार्केट के अंदर अपने शेयर्स को लॉन्च कर पाती थी, यानी कि शेयर्स के जरिए कैपिटल कलेक्ट कर पाती थी, लेकिन छोटी कंपनियां नहीं कर पाती थी। तो अब इन सब को लिबरल कर दिया गया और छोटी कंपनियां भी जो मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर अपनी कंपनीज के शेयर्स बेच करके, शेयर्स को लॉन्च करके उसकी हिस्सेदारी दूसरों को दे करके ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल कलेक्ट कर सकती हैं और बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर सकती हैं। सो लिबरलाइजेशन के अंदर हमने इन सुधारों को अपनाया था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।